जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको AC3 इंग्लिश के प्रश्न पेपर को दिखाने वाला हूं। और ये प्रश्न पेपर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से VBI क्वेश्चन है और कौन से मोस्ट VBI क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ मैं आपको इसमें से ये वीडियो में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन से वो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसको मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। देखिए, टाइम आपका 3 घंटे का नहीं 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे ये टाइमिंग गलत दिया गया था, उसमें 2 घंटे का समय मिलेगा और 50 मार्क का ये होने वाला है। ठीक, बात करते हैं इसके ग्रुप 1 का क्वेश्चन पेपर का। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन जो है ना, इसमें से 5 आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यूनिट 1 और यूनिट 2 में बटा हुआ रहेगा। ठीक है, और यूनिट 1 में जो है ना आपको 5 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि इन द पोएम ऑल द वर्ल्ड स्टेज व्हाट डू एग्जिट एंड एंट्रेंस रेफर टू। मतलब देखिए, आपको एक पोएम पढ़ना पड़ेगा, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑल द वर्ल्ड स्टेज। देखिएगा कि ये कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर आगे है when was John Donne's पोएम अ हैम टू गॉड द फादर पब्लिश। ये जो पोएम है वो कब पब्लिश हुआ था उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द पुले बाय गॉर्जिए हर्टबर्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर कह रहे दोस्त, इन द पोएम द रेनबो व्हाट हैपेंड टू द पोइट व्हेन ही बिहोल्ड अ रेनबो इन अ स्काई। ठीक, ये 4 क्वेश्चन हुआ। और एक क्वेश्चन जो है आपको यूनिट 2 में जो है MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज रामा आफ्टर ब्लंटली एज हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ठीक है, ये आपके 5 MCQ क्वेश्चन हुए इस प्रकार से, है ना। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे दिया गया है 4.5 नंबर का आपको 2 क्वेश्चन बनाना है ना। 4.5 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाना, मीन्स 9 नंबर का ही टोटल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये MCQ में भी पूछा हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ना। ठीक है, मीन्स ये क्वेश्चन आपको हर हालत में पढ़ के जाना, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर देखिए आगे है राइट अ नोट ऑन मिल्टन्स फ्रॉम फील्ड इन गॉड एज द रिफ्लेक्टेड सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए आपको क्वेश्चन में मिल्टन्स कहीं भी दिख जाए, क्या मिल्टन्स कहीं भी दिख जाए, आज की वीडियो में मैं आपको मिल्टन के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा, आपको वही आंसर को सब जगह लिख देना है। ठीक, फिर देखिए आगे है व्हाट डज इट मीन्स व्हेन एड्स इन द पोएम द सेकंड कमिंग सेज द फॉल्कन इज नॉट हियरिंग द फॉल्कनर। ये भी पोएम है आपका। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। ये भी आपका पोएम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको मिल्टन्स के बारे में कराऊंगा। तो ये तो हो गया आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसके मोस्ट VBI लॉन्ग क्वेश्चन को। अब देखिए ये रहा उसका ग्रुप बी वाला क्वेश्चन, कह रहा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। मात्र 4 प्रश्न को बनाना है। ठीक है, और ये जो 4 प्रश्न है वो 15 मार्क्स का नहीं, आपका 9 मार्क्स का है। कितना? 9 मार्क्स का। ठीक, मतलब कम कम आपको लिखना है ना। पहला आपका है कि व्हाट आर द 7 स्टेज ऑफ अ पर्सन लाइफ। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि द वर्ल्ड ऑफ स्टेजेस, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ये पोएम पढ़ लीजिएगा, तो वही पोएम से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो पोएम को पढ़ लीजिएगा, जो समझ में आएगा छाप दीजिएगा पकड़ के। ठीक, फिर मैंने आपको कहा कि मैं मिल्टन वाला बताऊंगा आपको, और एक और क्वेश्चन बताऊंगा अ हैम टू गॉड द फादर। क्या बताऊंगा? अ हैम टू गॉड द फादर। वो इसी वीडियो के अंतर्गत में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपको दिख जाए अ हैम टू गॉड द फादर, आपको सेम आंसर लिख देना है। ठीक, फिर आगे है व्हाई डिड द गॉड विथ होल्ड द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम द मैन इन द पुले। द पुले आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर मिल्टन के बारे में आपको बताऊंगा ही, मैंने बोला आई हैम टू गॉड द फादर, और मिल्टन के बारे में इस वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, आगे है आपको पढ़ लेना है रिट्रीट, पढ़ लेना है रिट्रीट, पोएम के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए पोएम के बारे में। आगे है द रेनबो आपको पढ़ लेना है, द रेनबो इन द स्काई पढ़ लेना है आपको। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ देना है आर्म्स एंड द मैन। ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ देना है, ये पोएम आपको जरूर पढ़ देना है। ठीक,
तो इतना पोएम आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है तो पैटर्न आपका बदल दे, हो सकता है तो आपको 3 ही क्वेश्चन बनाने के लिए देगा, तो 3 क्वेश्चन में से आपको ऑल द स्टेज ये वाला पढ़ देना है, ऑल द स्टेज वाला, ठीक। और आई एम टू गॉड द फादर पढ़ लेना है आपको, जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ लेना है आपको, द पुले के बारे में पढ़ लेना है, रिट्रीट पढ़ लेना है, द रेनबो वाला पढ़ लेना है, और आर्म एंड द मैन पढ़ लेना है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर को, जिसमें से हम लोग जानेंगे जॉन मिल्टन के बारे में और आई एम टू गॉड द फादर के बारे में। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, व्हाट थीम डज द पोएम आई एम टू गॉड द फादर कंटेन। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो पोएम है मीन्स कविता है, कौन सा, आई एम टू गॉड द फादर, कौन सा, आई एम टू गॉड द फादर, वो किन विषयों पर आधारित है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि यह जो पोएम है कौन सा, आई एम टू गॉड द फादर, ये किसने लिखा है, तो जॉन डॉन ने लिखा है। किसने, जॉन डॉन ने लिखा है, ठीक है। अब जॉन डॉन का मतलब ये समझिएगा कि जॉन बनेगा डॉन वाला, है ना, वो अलग है ना। यहां पे देखिए नाम लिखा हुआ जॉन डॉन, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि यह जो पोएम है कौन सा, आई एम टू गॉड द फादर, ये जो पोएम है ना, वो उसमें बताया क्या गया, आखिर जॉन डॉन ने इस पोएम में क्या कहा है। तो जॉन डॉन ने इस पोएम में पाप, पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष के बारे में बताना कि कैसे एक व्यक्ति पाप का भागीदारी बनता है, और अगर वो पाप का भागीदारी बन भी जाता है तो किस प्रकार से वो पश्चाताप कर सकता है, कैसे वो क्षमा मांग सकता है, और कैसे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। इन चीजों के बारे में इसमें से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं कि आखिर किन चीजों पे यह जो पोएम है वो आधारित है ना, और क्या क्या चीजें इसमें से बताई गई है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ इसमें से हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। और लिखेंगे इस प्रकार से कि जॉन पोएम आई एम टू गॉड द फादर इज डीपली पर्सनल एंड फोकसेस ऑन थीम लाइक सीन, रिप्रेजेंट, फॉरगिवनेस एंड होप ऑफ सैल्यूटेशन। मींस कह सकते हैं कि यह जो कविता है कौन सा, आई एम टू गॉड द फादर, ये किसने लिखा है, तो जॉन डॉन ने लिखा है, जिसमें से इन्होंने किन चीजों के बारे में जोर दिया है, तो पाप, पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष जैसे बातों पे जो है ना इन्होंने जोर दिया है, इन्होंने जॉन डॉन ने, ठीक है। कहा जाता है कि इन द पोएम द स्पीकर टॉक्स डायरेक्टली टू गॉड। मीन्स कहा गया है कि यह जो पोएम है उसमें से स्पीकर जो है, मीन्स जो पोएम लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, ठीक है। कन्फेसिंग हिज सिंस एंड एक्सप्रेसिंग हिज फियर अबाउट फॉरगिवनेस एंड रेडिमेशन। मीन्स कह रहा है ना कि कवि जो है भगवान से बात करते हैं और कहते हैं कि भगवान मैंने पाप तो किए हैं, मैंने पाप तो किए हैं, ठीक है, तो क्या मुझे मेरे पापों की सजा मिलेगी या मेरे पापों की क्षमा याचना हो सकती है। ये कौन कहते हैं, तो कवि कहते हैं। कौन है कवि, तो जॉन डॉन, ठीक है। देखिए मैंने इसके हिंदी भी कर दिया है, आप हिंदी के माध्यम से भी विस्तार पूर्वक से समझ सकते हो, है ना। कहा गया है कि जॉन डॉन की कविता आई एम टू गॉड द फादर एक गहरी धार्मिक और व्यक्तिगत रचना है, जो किस पे आधारित है, पाप, पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष की आशा जैसे विषयों पर आधारित है। कहा गया है कि इस कविता में भगवान से सीधा बात करते हैं। कौन बात करते हैं, कवि जो है ना भगवान से सीधे तरीके से बात करते हैं, और वो जो है ना अपने पापों को स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैंने क्या किया, पाप किया है। उसके साथ साथ क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि क्या मुझे इसकी क्षमा मिल सकती है। उसके साथ साथ वो जो है ना मिस कवि जो है इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या उनके पाप माफ किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। अब इसके पॉइंट्स को जानेंगे हम लोग कि आखिर किन किन चीजों पर आधारित था, इसमें से क्या क्या चीजें कही गई थी, है ना। तो पहला इसमें हमारा पॉइंट था एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन, ठीक है, मीन्स पापों की स्वीकृति। मीन्स यहां पे जो कवि हैं वो अपने पापों को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने अपने लाइफ में कई पाप किए हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं हमारे पूर्वजों ने भी पाप किए हैं, और वो अगर मैं यहाँ पे जीवित हूं उनके चीजों को झेल रहा हूं, ठीक है, तो इसके दोषी कौन है, हमारे पूर्वज भी हैं।
है ना। देखिए कहा गया है कि वन ऑफ द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन सिनफुल। देखिए इसमें से जो पहला विषय है उसमें से क्या है, मनुष्यों के पापों के बारे में बताया गया है। कह रहा था स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट ही इज अ सिनर एंड दैट सिन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। देखिए इसमें जो स्पीकर है मीन्स जो कवि है वो बताता है कि ही इज अ सिनर मीन्स वो पापी है। कौन कहता है, कवि कहता है कि ही इज अ सिनर, कि वो जो है ना एक पापी है, और पाप करना जो है ना मनुष्यों का क्या होता है, नेचर होता है, ठीक है, स्वभाव होता है। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। कहा गया कि इन द पोएम जॉन एक्सप्रेसेस अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट, acknowledging not only the sins he has committed but also the inherited sins nature of humanity। देखो अब जो है ना ये पोयम में जॉन डॉन कहते हैं कि मैं क्या हूं, सबसे बड़ा दोषी हूं, मैं क्या हूं, सबसे बड़ा दोषी हूं। उसके साथ साथ में कहा गया है कि सिर्फ मेरे ही जो दोष है, मेरे ही पाप जो है वो सिर्फ नहीं है, ठीक है, मिस हमारा कम्युनिटी का, ठीक है, मिस हमारे सदस्य के जितने भी देश, जितने भी लोग हैं, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, सबके पाप जो है वो भगवान के सामने हैं। ये कौन कहता है, कवि कहता है, ठीक है, कि किसी का पाप जो है वो भगवान से छिप सकता नहीं है, सभी का पाप जो भगवान देख रहे हैं। कहा गया कि दिस थीम इज कॉमन इन डॉन्स रिलीजियस पोइट्री वेयर द ऑफन रिफ्लेक्ट द इम्परफेक्शन एंड फ्लिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन रिलेशन टू गॉड। द स्पीकर fear that his sins might be too great to be forgiven and constantly worries about the consequence of his action। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि द स्पीकर fears that, स्पीकर जो है, जो कवि होता है वो डरता है। किस चीज से डरता है, तो वो डरता है कि क्या उसका जो सिंस है, सिंस मतलब उसका जो पाप है, इतना बड़ा जो पाप किया है, क्या उसके पाप को माफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये कौन कहते हैं, कवि कहते हैं। कवि डरता है, मन मन में ही महसूस करता है कि क्या मैंने इतने सारे जो पाप किए हैं, जो मानव जाति ने इतने सारे पाप किए हैं, क्या इसके पापों का परीक्षित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये कौन सोचते हैं, तो जॉन सोचते हैं, मीन्स कवि जो है वो सोचते हैं, है ना। जो देखिए हिंदी में इस प्रकार समझाया गया है कि कविता का एक मुख्य विषय मानव का पाप और दोष है। कवि अपने पापों को स्वीकार करता है और यह मानता है कि पाप जो होता है ना वो मानवता का हिस्सा है, मनुष्यों का यह स्वभाव है। वह यह बताता है कि ना केवल उसके द्वारा किए गए पाप बल्कि पूरे मानव जाति का किए गए पाप जो है ईश्वर के सामने है। कवि अपने गलतियों के लिए गहरी आत्मग्लीन महसूस करता है और यह डर व्यक्त करता है कि क्या उसके पापों को क्षमा किया जा सकता है। यह पंक्ति दर्शाती है कि कवि अपने पापों के कारण चिंतित है, और इसमें बताता है कि कवि जो है ना अपने पापों को करके जो है ना वो चिंतित और परेशान है। उसे लगता है कि शायद उसे ईश्वर जो है ना क्षमा नहीं कर पाएंगे। किसको लगता है, कवि को लगता है ना। तो यही बातें जो है ऊपर में लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, बस नोट्स बना लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा है फियर ऑफ नॉट बीइंग फॉरगिवन। इसमें हमारा जो पॉइंट है दूसरा, ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्षमा ना मिलने का डर। कवि को जो है ना इसमें से इस चीज का भी डर है कि कहीं भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, है ना। कहा गया कि डोंट confesses his sins but he also worries that God might not fully forgive him। कह रहा है कि डन जो है ना अपने पापों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर होता है कि क्या भगवान उन्हें पूरी तरीके से क्षमा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। कहा गया कि इवन थ्रू ही इज रिपेंटेंट ही फील्स अनईजी and anxious because he doesn't know if his represent is enough। देखिए उन्हें जो है ना मीन्स पोइट को इस चीज का भी चिंता होता है कि उनका जो पश्चाताप वो करेंगे वो पाप के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मैं जितना पाप उन्होंने किया है वो पश्चाताप करके उसका मतलब निपटारा किया जा सकता नहीं, हमें क्षमा मिलेगा कि नहीं, ये सस्पेंशन होता है किसको, कवि को, है ना। कहा गया कि दिस सॉ हाउ डीपली डोंट स्ट्रगल विथ हिज फेथ।
ही वॉन्ट एश्योरेंस दैट गॉड विल फॉरगिव हिम। यह दिखाता है कि डॉन जो है ना अपने विश्वास को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, है ना। वो विश्वास ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि भगवान जो है क्या मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। कहा गया कि ही वरीज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंस नॉट जस्ट हिज लाइफ बट ऑल्सो इन द आफ्टर लाइफ। देखिए कहा गया है कि उन्हें इस जीवन में और मृत्यु के बाद भी पापों का परिणाम की चिंता है, ठीक है। मिस कहा गया ना, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने पाप तो किया है, अगर मुझे पापों की सजा मिलनी होगी तो अगर इस जीवन में नहीं मिल पाएगा ना, तो मरने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? पाप मिलेगा, पाप का सजा मिलेगा, है ना। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा में इन्होंने कहा है गॉड मर्सी और एंड फॉरगिवनेस, ठीक है, कि ये कहते हैं ना कि भगवान जो है ना दयावान होते हैं। भगवान क्या होते हैं? दयावान होते हैं, दयालु होते हैं, और हम उनके बालक हैं, और भगवान जो है हमें माफ अवश्य करेंगे, है ना। तो कहा गया है कि डिस्पाइट हिज फियर डोंट प्लेस हिज ट्रस्ट इन गॉड्स मर्सी। कहा गया कि हालांकि डॉन को जो था डर तो है, लेकिन वो भगवान की दया और प्रेम में भरोसा रखते हैं। He believes that God is loving and forgiving, and even though his sins is overwhelming, God's grace is stronger. उन्हें विश्वास है कि भगवान जो होते हैं ना बहुत ही दयालु हैं और क्षमाशील हैं, और हम उनके बालक हैं, और वो क्या करेंगे? हमें क्षमा करेंगे। कहा गया है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की कृपा जो है उससे बड़ी है। ये कौन कहते हैं? तो कवि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कि द स्ट्रगल बिटवीन डाउट एंड फैथ, ठीक है, कि संदेह और विश्वास के बीच में संघर्ष। उनका जो चौथा पैराग्राफ था, चौथा स्टांजा जो था, उसमें कहा गया है कि संदेह और विश्वास के बीच में संघर्ष, लड़ाई हो रहा था, है ना। उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे, और उनको संदेह हो रहा था, ठीक है, कि कहीं भगवान हमको नहीं करेंगे तो, मतलब क्षमा नहीं करेंगे तो, है ना। वही कहा गया कि अ मेजर पार्ट ऑफ द पोएम इज डॉन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनका अंदर का जो था ना घबराहट था। कह रहा है कि वन हैंड ही फील्स गिल्टी एंड अनवर्थी ऑफ फॉरगिवनेस, मतलब फॉरगिवनेस, ऑन द अदर हैंड ही बिलीव्स इन गॉड इन्फिनाइट मर्सी। देखिए कह रहा है कि एक तरफ ये फील करते हैं कि मैं दोषी हूं और क्या मुझे माफी मिलेगा, लेकिन एक तरफ ये भी फील करते हैं, एक तरफ ये भी कहते हैं कि भगवान दयावान होते हैं, भगवान क्या करेंगे? मेरे पापों को मुक्ति करेंगे, मुझे पापों से मुक्ति दिलाएंगे, है ना, मतलब मेरे पापों को क्षमा करेंगे। ये कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। कहा गया कि दिस स्ट्रगल इज रिलेटेबल बिकॉज मैनी पीपल हैव मोमेंट्स व्हेन दे डाउट देयर फेथ और फील अनवर्थी एंड लव एंड फॉरगिवनेस। मिस कह रहा है यह जो संघर्ष है, ठीक है, यह जो संघर्ष है, ठीक है, वो एक तरफ अपार बोध है और दूसरी तरफ ये भगवान पे भरोसा करते हैं, ठीक है, कि भगवान जो है मेरी पापों को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। वही कहा गया कि कविता का एक मुख्य पहलू डॉन का आंतरिक संघर्ष है। एक और उन्होंने अपने पापों का गहरा अपार बोध है, और दूसरी ओर वह भगवान की असीम दया में विश्वास रखते हैं। कौन? कवि, ठीक है। कवि कौन है? डॉन, है ना। कह रहा है कि जॉन हॉनेस्टी अबाउट हिज फियर्स मेक द पोएम वेरी पर्सनल एंड इमोशनल। मीन्स उनका जो डर है और सवाल करना, जो अपने आप से सवाल करना है, ठीक है, वो दिखाता है कि वो भगवान से निश्चितता और आश्वासन चाहते हैं, ठीक है, कि निश्चय करके बताइए, निश्चित करके बताइए कि क्या मुझे आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है। वो ये भी कहते हैं कि भगवान दयावान होते हैं, हमारे प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है, मुझे माफ करेंगे। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। लेकिन उनको इस चीज का कंफ्यूजन भी होता है, डर भी होता है कि कहीं नहीं माफ करेंगे तो, है ना। वही कहा गया कि वो जो है ना भगवान से क्या चाहते हैं? निश्चितता चाहते हैं, ठीक है, और आश्वासन चाहते हैं कि भगवान मुझे माफ करे तो करे। फिर कह रहा है हिज रिपीटेड क्वेश्चनिंग शोज हाउ मच ही लॉन्ग फॉर रिसीवेंस फ्रॉम गॉड। मिस कह रहा है ना कि यह संघर्ष उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी कभी अपने विश्वास पर सवाल उठाता है, ठीक है। मिस देखिए इसमें क्या कहा गया, वो खुद कहते हैं कि नहीं भगवान माफ करेंगे, फिर वही क्या करते हैं? अपने सवालों पे जो है ना सवाल उठाते हैं। कौन? कवि, है ना।
अब देखिए पांचवा जो उनका स्टांजा था उसमें से मोक्ष और आशा की बात कही गई है। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में। मीन्स होप एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब सेल्वेशन। सेल्वेशन मतलब क्या होता है? मोक्ष और आशा। ठीक है, कहा गया कि बाय द एंड ऑफ द पोएम डॉन्स फाइंड पीस। ठीक है, मिस कह रहा है ना कि ये पोएम के एंड में जो है ना, जो कवि हैं उनको शांति मिलता है। ही प्लेस हिज ट्रस्ट इन गॉड एंड बिलीव दैट थ्रू जेसस हिज सिंस विल बी फॉरगिवन। मींस कह रहा है ना कि वो जो भगवान में भरोसा रखते हैं, कहते हैं कि जेसूस के जैसा वो क्या करेंगे? मेरे भी पापों को माफ करेंगे। दिस लीव्स द रीडर विथ अ सेंस ऑफ होप एंड फेथ इन डिवाइन ग्रेस। ठीक है, और यह जो तरीका है, या जो उन्होंने बातें कही, ठीक है, इससे पाठक को, मीन्स पढ़ने वालों को यह संदेश मिलता है कि हाँ, भगवान जो है ना माफ करते हैं। ठीक है, वही कहा गया कि कविता के अंत तक जॉन शांति और विश्वास प्राप्त करते हैं और वह भगवान की दया और यीशु के बलिदान पर भरोसा करते हैं। इससे पाठक को संदेश मिलता है कि भले ही आप कितने बड़े पापी हो, लेकिन भगवान का प्रेम जो है हमेशा बड़ा होता है और भगवान हमेशा क्या करते हैं? माफ करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये पोयम में जॉन डॉन ने कहा था। ठीक है, फिर देखिए इसमें कहा गया कि जॉन सीम्स टू सजेस्ट दैट नो मैटर हाउ ग्रेट और मैनी योर सीन्स आर, गॉड्स लव इज ग्रेटर। देखिए इसमें से डॉन ने ये कहा था ना कि ये मायने नहीं रखता, ठीक है, कि आपका सीन्स जो है, आपका पाप जो है वो कितना बड़ा है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। कौन कहते हैं? तो ये जॉन डॉन ने कहा था। ठीक है, डॉन यह कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से पश्चाताप और भगवान में विश्वास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये किसने कहा था? तो कवि ने कहा था, है ना। अब हमारा लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में कहा गया कि द मैसेज ऑफ द पोयम, ये पोयम का मैसेज क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि द पोयम टीचर्स द ह्यूमन्स आर नॉट परफेक्ट। ये पोयम हम लोग को सिखाता है कि मनुष्य जो होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता है। एंड सिन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो सीन होता है, जो पाप होता है ना, वो जीवन का क्या होता है? एक पार्ट होता है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिन्होंने कोई ना कोई पाप नहीं किया हो। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई पाप जरूर किए होंगे, है ना। कहा गया है कि हाउएवर थ्रू हॉनेस्ट रिप्रेजेंट एंड फेथ इन गॉड मर्सी वी कैन फाइंड फॉरगिवनेस एंड रेडिमेशन। ठीक है, कह रहा है डॉन रिमाइंड्स अस दैट इट्स ओके टू हैव डाउट्स एंड फियर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ जर्नी आवर फेथ इन द एंड ट्रस्टिंग इन गॉड्स लव गिविंग होप एंड पीस। देखिए कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता, ठीक है, कि आप कितने बड़े पाप करते हैं। भगवान सबको देख रहे हैं, ठीक है, जो पाप कर रहा है उसको भी, और जो नहीं कर रहा है वो उसको भी देख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं तो छिप जाएंगे सो, ठीक है, भगवान सबको देख रहे हैं, है ना। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप ईमानदारी से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहोगे तो वो प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि यह कविता हमें सिखाती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण है और पाप जो होता है ना वो जीवन का एक हिस्सा होता है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं ना, तो हमें शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कौन? हम जो है शांति प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जॉन याद दिलाते हैं कि विश्वास की यात्रा में संदेह और डर होना सामान्य है। ठीक है, अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं ना तो थोड़ा सा डर भी लगेगा आपको, है ना, और उस पर संदेह भी होगा, ये सामान्य सी बात है। लेकिन अंततः जो है ना भगवान का प्रेम जो है ना हमें राह दिखाता है और लोग जो है ना विश्वास करते हैं भगवान पे कि जो होगा उस भगवान देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि हाउ डज सैमुअल जॉनसन पोर्ट्रे मिल्टन इन लिप्स ऑफ द पोइट। मिस कह रहा है कि लिप्स ऑफ द पोइट में सैमुअल जॉनसन मिल्टन के बारे में क्या बताते हैं, मिल्टन का चरित्र चित्रण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बताइए। मैं सीधा समझिएगा कि सैमुअल जॉनसन जो है अपने किताब लिप्स ऑफ द पोइट में मिल्टन का किस प्रकार से चरित्र बताया है, इसका कैरेक्टर किस प्रकार से बताया है उसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे पूछ सकता है कि डिस्कस सैमुअल जॉनसन। देखिए दोनों क्वेश्चन सैमुअल जॉनसन का ही है ना। क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि सैमुअल जॉनसन
व्यूज ऑन ड्राइडन लिटरेरी स्टाइल एंड कंट्रीब्यूशन। मीन्स कह रहा है ना कि सैमुअल जॉनसन के अनुसार ड्राइडन की साहित्य शैली और योगदान की चर्चा करें। मीन्स बताइए कि आखिर ड्राइडन की जो साहित्य शैली थी वो कैसी थी और उनका क्या योगदान था। ये कौन पूछ रहे हैं? तो सैमुअल जॉनसन पूछ रहे हैं, है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, कहानी बताता हूँ कि आखिर इसमें से हुआ क्या है, ठीक है। और ये दोनों जो कहानी है वो सैमुअल जॉनसन के बारे में है ना। तो देखिए, अगर बात करते हैं मेरे दोस्त ये कहानी का, तो कहा जा रहा है मेरे दोस्तों कि यह जो प्रश्न है वो सैमुअल जॉनसन पे आधारित है। किस पे? सैमुअल जॉनसन पे। अब सैमुअल जॉनसन पे ये प्रश्न कैसे आधारित है? तो कहा जाता है कि सैमुअल जॉनसन ने अपना एक किताब लिखा था। किसने? सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था? अपना एक किताब लिखा था और उनका किताब का नाम था लिप्स ऑफ द पोइट। क्या नाम था? लिप्स ऑफ द पोइट। अब लिप्स ऑफ द पोइट क्या है? तो लिप्स ऑफ द पोइट का मतलब है, पोइट का मतलब क्या होता है? कवि, है ना। और लिप्स मतलब जीवन, मीन्स कवियों का जीवन। उन्होंने एक किताब लिखा था लिप्स ऑफ द पोइट, जिसमें से उन्होंने कवियों के जीवन के बारे में बताया था, कवियों के चरित्र के बारे में बताया था, है ना। और यही किताब में जो है सैमुअल जॉनसन, जॉन मिल्टन और जॉन ड्रायन के चरित्र के बारे में बताते हैं, साहित्य कला के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यही एक कहानी का मूल रूप था, जिसमें से बताया गया कि ये जो प्रश्न है, ये दोनों जो प्रश्न है वो सैमुअल जॉनसन पे आधारित है, जिसमें उन्होंने एक किताब लिखा था लिप्स ऑफ द पोइट। और इस किताब में जो है उन्होंने जॉन मिल्टन और जॉन ड्रायन के चरित्रों के बारे में बताया है, उनके साहित्यिक विद्याओं के बारे में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सैमुअल जॉनसन ने जॉन मिल्टन के बारे में क्या बताया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्रायन के साहित्य और चरित्र के बारे में क्या बताया है, ठीक है। तो देखिए आंसर स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। और लिखेंगे इस प्रकार से कि सैमुअल जॉनसन वाज अ ग्रेट क्रिटिक, एसिस्ट एंड बायोग्राफर इन इंग्लिश लिटरेचर। मिस कह रहा ना कि सैमुअल जॉनसन की बात करें तो ये जो है ना एक ग्रेट क्रिटिक है। क्रिटिक मतलब समझते हैं आलोचक। आलोचक मतलब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, ठीक है। फिर कह रहा है एसिस्ट। एसिस्ट मतलब समझते हैं, ऐसे मतलब क्या होता है? निबंध। तो एसिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? निबंधकार, है ना। और बायोग्राफर मतलब जीवनी बताने वाले, जीवनीकार, है ना। तो कहा गया कि सैमुअल जॉनसन जो है अंग्रेजी साहित्य के एक आलोचक थे, निबंधकार थे और जीवनीकार थे। और कैसे? ग्रेट मीन्स महान, है ना। आगे कहा गया दोस्त कि ही रोट अ फेमस बुक कॉल लिप्स ऑफ द पोइट। कह रहा ना कि उन्होंने एक फेमस किताब लिखा जिसका नाम था लिप्स ऑफ द पोइट। कह रहा है कि इन विच ही टोल्ड द लाइफ स्टोरीज एंड लिटरेरी ओपिनियन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट पोइट्स। कह रहा ना जिसमें से उन्होंने कई सारे कवियों और कई सारे साहित्यों का क्या लिखा? कहानी लिखा, उनके जीवनी को लिखा, है ना। कहा जाता है कि इन दिस बुक his views on John Milton and John Dryan are considered specially important। मिस कह रहा है ये जो किताब है मेरे दोस्त, इस किताब में जॉन मिल्टन और जॉन ड्रायन पे जो व्यूज दिया गया है, जिस चीज के बारे में बताया गया है, वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिस सबसे स्पेशल जो है वो जॉन मिल्टन और जॉन ड्रायन के चरित्र चित्रण किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब बारी आती है समझने का कि आखिर सैमुअल जॉनसन जो हैं वो मिल्टन के बारे में किस प्रकार से चरित्र बताते हैं, उनका जीवन चरित्र के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट बनाना हम लोग को, सैमुअल जॉनसन्स व्यू ऑन मिल्टन। मिल्टन पे उनका क्या व्यूज आता है। तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे मिल्टन टैलेंट एंड ग्रेटनेस। वो बताते हैं कि आखिर मिल्टन के क्या टैलेंट है और वो किस प्रकार से महान है ना। कहा जाता है मेरे दोस्त कि सैमुअल जॉनसन बिलीव दैट जॉन मिल्टन वाज अ वेरी टैलेंटेड पोइट। मीन्स सैमुअल जॉनसन ये विश्वास करते हैं, उनको भरोसा होता है कि जॉन मिल्टन जो है ना क्या है? एक काफी टैलेंटेड पोइट है। कहा जाता है मेरे दोस्त ही सेड दैट मिल्टन्स पोइटिक पावर वाज वेरी हाई। वो कहते हैं कि मिल्टन का जो काव्यात्मक पावर जो है वो क्या है? बहुत ही उच्च है ना।
आगे कहते हैं कि मिल्टन रोट अ ग्रेट वर्क कॉल्ड पैराडाइज लोस्ट। मीन्स कह रहे हैं ना कि उन्होंने एक ग्रेट काव्य को लिखा था, ठीक है, एक महान कृति को लिखा था जिसका नाम है पैराडाइज लोस्ट। क्या है? पैराडाइज लोस्ट, है ना। कहा जाता है कि विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एपिक पोयम इन इंग्लिश लिटरेचर। जो क्या था? तो अंग्रेजी के साहित्य में एक फेमस मीन्स प्रसिद्ध एपिक था, एपिक पोयम था। एपिक मतलब समझते हैं महाकाव्य कविता था। कौन सा? पैराडाइज लोस्ट। ये किसने लिखा था? तो मिल्टन ने लिखा था, जॉन मिल्टन ने लिखा था, है ना। इसमें से जो है सैमुअल जॉनसन जॉन मिल्टन की प्रशंसा करते हैं। ठीक, आगे क्या कहा गया दोस्त? पॉइंट हम लोग बनाएंगे। मिल्टन स्टाइल मीन्स मिल्टन की शैली कैसी थी? आखिर मिल्टन जो कविता लिखते थे, जो एपिक्स लिखते थे, उसमें से वो किस शैली का उपयोग करते? तो कह रहा है मिल्टन पोइट्री स्टाइल वाज सीरियस, ग्रैंड एंड हाई लेवल। मिल्टन का जो पोइट्री स्टाइल था, लिखने का जो कला था, वो क्या था? बहुत ही सीरियस था, ग्रैंड था, अलग तरीके से था और हाई लेवल का था, मीन उच्च किस्म का था, है ना। कहा जाता है दोस्त कि जॉनसन सेड दैट मिल्टन्स लैंग्वेज हैड डिग्निटी एंड रिलीजियस फीलिंग। देखिए यहां पे कहा गया कि जॉनसन कहते हैं, जॉनसन ने कहा है कि उनकी भाषा जो है ना, क्या है? उनकी भाषा की प्रकार जो है वो क्या है? उनकी अंदर डिग्निटी दिखती है एंड रिलीजियस फीलिंग मीन्स धार्मिक भावनाएं दिखती है ना। डिग्निटी मतलब समझते हैं क्या? गरिमा, ठीक है, किसी चीज को पाने की इच्छा, ठीक। क्या ही एक्सप्रेस डिप आउट इन हिज राइटिंग मीन्स ये जो है ना अपने राइटिंग में जो लिखते हैं उसमें से गहरी भावनाओं को जागृत करते हैं, गहरी भावनाओं को बताते हैं। कौन? तो जॉन मिल्टन। कहा जाता है दोस्त कि बट जॉनसन आल्सो सेड दैट मिल्टन स्टाइल इज समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन देखिए जॉनसन ये कहते हैं कि कभी कभी मिल्टन का जो लिखने की शैली है, लिखने का जो कला है, वो कुछ लोगों के लिए जो है ना समझने में कठिनाई होती है, कुछ लोगों को समझने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जो लिखते थे, इनका जो स्टाइल था वो सीरियस था, ग्रैंड था और हाई लेवल का था, मीन्स उच्च किस्म का था। तो जो आम आदमी है वो इसको पढ़ने में सक्षम नहीं थे। इसलिए ये कहते हैं, कौन? जॉनसन कहते हैं कि जॉनसन आल्सो सेड दैट मिल्टन स्टाइल इज समटाइम्स डिफिकल्ट मीन्स मिल्टन का जो स्टाइल है कभी कभी कठिन हो जाता था। किसके लिए? फॉर कॉमन पीपल के लिए। क्यों? तो वो समझ पाते नहीं थे, है ना। फिर देखिए तीसरा उनके चरित्र के बारे में बताया गया है, मिल्टन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल व्यूज। मिल्टन का धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था, है ना। तो कहा गया दोस्त कि जॉनसन डिड नॉट एग्री विथ मिल्टन्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडिया। मीन्स जॉनसन जो है, सैमुअल जॉनसन जो है, मिल्टन के धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रसन्न नहीं है, मीन्स उससे सहमत नहीं है। अब क्यों सहमत नहीं है भाई? तो कहा जाता है कि मिल्टन वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीडम लिविंग पर्सन। कह रहा ना कि मिल्टन जो था मजबूत और स्वतंत्र रहने वाला व्यक्ति था, स्वतंत्रता से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। कह रहा है कि ही रोट अगेंस्ट किंग्स एंड मोनार्ची। ठीक है, ये जो है ना मठ वगैरह के बारे में, है ना, उसके साथ साथ राजाओं का ये क्या करता था? निंदा करता था। ठीक है, उसके बारे में लिखा, मतलब उसके बारे में आलोचना लिखा, बुराइयां लिखा। किसने? मिल्टन ने। जबकि कहा जाता है कि बट जॉनसन वाज अ रॉयलिस्ट सपोर्टेड द किंग। ठीक है, मिस कह रहा है ना कि जॉनसन जो था राजाओं का समर्थक था, है ना, ये राजाओं के खिलाफ था। कौन? मिल्टन जो है राजाओं के खिलाफ था, लेकिन जॉनसन जो है वो राजाओं का समर्थक था। इसलिए जॉनसन कहता है कि नहीं, मिल्टन जो है यहाँ पे क्या है? गलत है। वही कह रहा है जॉनसन डिड नॉट एग्री विथ मिल्टन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडिया। जॉनसन जो है ना मिल्टन के रिलीजियस, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रसन्न नहीं था, उसके साथ एग्री नहीं था, है ना। कह रहा मेरे दोस्त कि ही रोट अगेंस्ट किंग्स एंड मोनार्ची बट जॉनसन वाज अ रॉयलिस्टिक सो ही क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स पॉलिटिकल थिंकिंग। इसलिए जो है ना वे क्या करते हैं? मिल्टन की जो राजनीतिक दृष्टिकोण था उसकी ये बुराई करते हैं। ठीक है, उस पे जो है ना ये क्या करते हैं? तंज कसते हैं, है ना। फिर चौथा हमारा उनका पॉइंट आता है पैराडाइज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। मीन्स कह रहा है कि आलोचना के बावजूद भी प्रशंसा। अभी मैंने सुना था, अभी हम लोगों ने कहा था
कि सैमुअल जॉनसन जो हैं मिल्टन की धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रसन्न नहीं थे, एग्री नहीं थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो उनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? तो कहा गया दोस्त कि इवन थ्रू जॉनसन डिड नॉट एग्री विथ मिल्टन्स आइडिया, ही स्टिल एक्सेप्टेड दैट मिल्टन पोएट्री टैलेंटेड वाज ग्रेट। देखिए कह रहा ना कि हालांकि जॉनसन जो हैं उनके धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एग्री नहीं थे, मीन्स सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मिल्टन को जो है ना क्या मानते हैं, एक ग्रेट टैलेंट पोइट्री मानते हैं, मतलब पोइटिक मानते हैं, है ना, एक महान कवि मानते हैं। कहा गया दोस्त, ही कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट अ ग्रेट पोएम। वो कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो था ना एक ग्रेट पोएम था, फुल ऑफ इमेजिनेशन, पावरफुल लैंग्वेज एंड ब्यूटीफुल स्टाइल। ठीक है, वो जो उनका कविता था वो क्या था, फुल ऑफ इमेजिनेशन से था, मतलब काल्पनिक था, पावरफुल लैंग्वेज में यूज किया गया था और ब्यूटीफुल स्टाइल था उसमें। इसलिए वो कहते हैं कि ये क्या था, बिल्कुल अच्छा था, और वे जो है एक ग्रेट पोइट है। कौन कहते हैं? सैमुअल जॉनसन कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे इनकी प्रशंसा खत्म होती है, इनके चरित्र खत्म होती है, और इस प्रकार से अंत में कहा गया है कि जॉनसन हैड अ मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट मिल्टन। जॉनसन जो है ना मिल्टन के बारे में दोनों ओपिनियन रखते हैं, मिक्स मतलब उनकी अच्छाई भी कहते हैं और उनकी बुराई भी कहते हैं। कह रहा है ही डिड नॉट लाइक हिज आइडिया बट ही गैव हाई रिस्पेक्ट टू हिज पोएट्री स्किल। कह रहा ना कि हालांकि जॉनसन जो है उनके आइडियाज को जो है ना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन उनका जो पोएट्री स्किल्स था, लिखने की जो कला था, काव्य शैली था, उसकी वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। कौन? सैमुअल जॉनसन, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि सैमुअल जॉनसन जो है मिल्टन की अच्छाई भी कहते हैं और उनकी बुराई के बारे में भी बताते हैं कि आखिर वो किस चीज में बुरा है ना।